सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और मैं फ्लाइट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था सेट 3 का, जिसमें मेरी AIR 8 आई थी। तो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा 2018 का पेपर, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के सेक्शन को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। अ, तो हमारे 71 से 150 यानी अप्रॉक्स में 80 क्वेश्चंस हमारे इसी सेक्शन से आते हैं। और अगर ये सेक्शन आपने अच्छे से कवर कर दिया तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके टॉप 10 या टॉप 20 में रैंक आ जाएंगे। तो सेक्शन ये उतना इजी भी नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर आप तुरंत लगा सकते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे थ्योरी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, हमारा इलेक्ट्रिकल्स का है और ब्रिज का टॉपिक सबसे आसान टॉपिक लगता है मुझे इलेक्ट्रिकल में। मैं IT ब्रांच से था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक बहुत पसंद आए थे जब मैं साइट की तैयारी कर रहा था। और ब्रिज भी एक आसान टॉपिक था, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बाय। तो कैपेसिटेंस को मेजर कौन करता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज जो एक मॉडिफिकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि हमारा कैलिब्रेटेड रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मेजर करता है। इसमें कैपेसिटेंस भी आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय। फ्रीक्वेंसी को कौन मेजर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल में, उससे एक क्वेश्चन पूछा है, मेजर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्यों हाई ये कब रहता है, ये हाई रहता है टुवर्ड्स इंफिनिटी, और लो कब रहता है टुवर्ड्स जीरो रेजिस्टेंस। इसका मेजर जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। तो न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट करने की जगह हम थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 75 CRO भी एक अच्छा टॉपिक है। इससे भी आपको एक से दो या फिर तीन क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेंगे। एक दो तीन क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे CRO से, और हर साल पूछे जाते हैं CRO के क्वेश्चन। तो CRO कैन डिस्प्ले व्हाट, CRO कैन डिस्प्ले बोथ DC एंड AC सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया है। एक और देखिए 77 में, जिसमें ब्रिज का क्वेश्चन आया है। तो ब्रिज के मैंने बोला ना, दो से तीन या चार क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच ब्रिज इज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ लो क्यू इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल ब्रिज तो सही है। एंडरसन ब्रिज हमने देखा किस काम में आता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए एंडरसन, तो एंडरसन तो हो नहीं सकता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैक्सवेल ब्रिज। हमने यहाँ पे भी देखा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, लोड इंडक्टेंस हमारा मैक्सवेल ब्रिज देखता है। आगे चलते हैं 78। कीपिंग इज इन एनर्जी मीटर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। कीपिंग को कैसे रोक सकते हैं हम, तो इसका आंसर है, इसमें टू होल्स करते हैं अपर साइड ऑफ द डिस्क के, इसके थ्रू हम क्रीपिंग को रोक सकते हैं। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिवाइस इज नॉट अ सिग्नल कंडीशनर। तो ऑप्शन नंबर ए है डैम्पिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी सिग्नल कन्वर्टर, ऑप्शन सी इक्वलाइजिंग नेटवर्क, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर मोस्ट एक्यूरेट। मैगर को हमने देखा, लेकिन वो रो रेजिस्टेंस को नापता है, तो ये हो नहीं सकता था। मल्टीमीटर नहीं कर सकता एक्यूरेट मेजर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिज मेथड। ब्रिज मेथड से हम एक्यूरेट मेजर करते हैं अपने रेजिस्टेंस को। 81 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन बी मेजर ओनली प्रेशर।
प्रेशर को सिर्फ मेज़र करने के लिए हम इसमें से कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बेल टाइप मीटर। बेल टाइप मीटर हम यूज़ करते हैं सिर्फ प्रेशर को मेज़र करने के लिए। अब देखिए रोटा, ये जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, तो इसके भी क्वेश्चन हमारे पूछ लेते हैं। हमने मैगर को पढ़ा, यानी 4 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक इंस्ट्रूमेंट से, तो इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा टॉपिक है। तो 82 क्वेश्चन कह रहा है, रोटामीटर इज जस्ट यूज टू मेजर। रोटामीटर से आप क्या मेजर करते हैं? रोटेशन, विस्कोसिटी, फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फ्लो ऑफ लिक्विड। रोटामीटर इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड। 83 क्वेश्चन है, पिरानी gauge is used to measure very high pressure, very low pressure, atmospheric pressure या all of these? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम पिरानी गैज को इन सब के लिए यूज़ करते हैं। 84 क्वेश्चन बोल रहा है, किरचॉफ लॉ आर वैलिड फॉर। किरचॉफ लॉ के हमारे न्यूमेरिकल से पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरी से। जैसे यहाँ पूछा है, किरचॉफ लॉज आर वैलिड फॉर। ऑप्शन है non-linear network having DC supply, linear network having both AC and DC supply, dual network having AC supply only, distributive parameter network having DC supply। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें हमने बोला लीनियर नेटवर्क हैविंग बोथ AC एंड DC सप्लाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाइड रेंज इंस्ट्रूमेंट शुड हैव स्क्वायर लॉ स्केल, linear scale, logarithmic scale, exponential scale। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, logarithmic scale। देखिए एक और क्वेश्चन आया हमारे CRO से, तो एक दो क्वेश्चन तो इसके हर साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा ये CRO। तो NS किलोस्कोप इंडिकेट क्या करता है? 86 का ऑप्शन है, DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर एवरेज वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। 88 पे आते हैं, डार्लिंगटन पेयर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा। कितने वैल्यू होते हैं इसमें हमारे? 100, 200, 1000 या फिर 2000? तो ये क्वेश्चन हमारा किससे पूछा है? कैपेसिटेंस यानी PN सेमीकंडक्टर से पूछा गया है। So 87 क्वेश्चन कहता है, in a PN junction the diffusion capacitance decreases with decreasing the current and increasing temperature, decreases with increasing the current and increasing temperature, increasing with increasing current and increasing temperature, या फिर does not depend on current and temperature। तो ये क्वेश्चन हमारे सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द करंट एंड हमारा जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करता है जब हमारा करंट और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 88 क्वेश्चन इसका, डार्लिंगटन पेयर है मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा। कितनी वैल्यू ऑफ बीटा होती है मिनिमम डार्लिंगटन पेयर में? तो इसका ऑप्शन है 100, 200, 1000 या 2000। ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89। इसमें पूछा इन ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड को भी आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे सेट 3 में। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन है, तो इसके भी एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं, हर साल मिलते हैं ज़ेनर डायोड के एक से दो क्वेश्चन। तो जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है, इन अ ज़ेनर डायोड only N region is heavily doped, only P region is heavily doped, both P and N region is heavily doped। ऑप्शन डी, बोथ P and N region is lightly doped। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो बोथ P और N रीजन होता है वो हैवी डोप होता है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, ज़ेनर डायोड का एक क्वेश्चन है, और ज़ेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द फॉलोइंग मोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये एक इसका यूज़ है, हम ज़ेनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किस कहते हैं इस बायस में, मतलब फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, किस रीजन में वर्क करता है? तो ऑप्शन नंबर 90 का ए सही है, जिसमें हमने रिवर्स बायस में इसको यूज़ करते हैं। मतलब ज़ेनर डायोड
वोल्टेज स्टेबलाइजर के यूज में कब यूज कर पाते हैं, जब वो रिवर्स बायस में होता है। 91 क्वेश्चन है, इन द सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए emitter based junction is reverse biased and common based junction is forward biased. Emitter based junction is forward biased and common based junction is reverse biased. Both emitter based and common based junction are reverse biased, and option D none of above. तो 91 का ऑप्शन नंबर डी सही है, none of above. 92 पे आते हैं, दी एडवांटेज ऑफ FET कंपेयर टू BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में और इसमें FET में कंपेयर में क्या एडवांटेजेस हैं FET के। तो ऑप्शन में इसका डी सही है, इसमें हमने बोला हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो हमारा FET में जो होता है वो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है एज कम्पेयर टू BJT। FET और BJT के भी क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिला है FET, JFET और MOSFET। तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल मिलेंगे आपको। जैसे 93 में पूछा JFET ऑपरेट्स इन विच मोड, एनहेंसमेंट मोड, डिप्लीशन मोड, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो 93 का ऑप्शन में बी सही है, जिसमें डिप्लीशन लेयर पे वर्क करता है JFET हमारा। 94 क्वेश्चन है, एन चैनल टाइप मॉसफेट इज बेटर देन पी चैनल टाइप मॉसफेट बिकॉज। देखिए मॉसफेट हमारा 2 टाइप का बन जाता है, एक एन चैनल टाइप बनता है, एक पी चैनल टाइप। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा कि एन चैनल जो बेटर है पी चैनल से क्यों है। इट इज़ फास्टर, इट इज़ TTL कंपैटिबल, इट इज़ बेटर नॉइज इम्यूनिटी, इट हैज़ बेटर ड्राइव कंपैटिबिलिटी। तो ऑप्शन ए सही है इसका, इट इज़ फास्ट। 97 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड 2 डायोड्स, हाफ वेव। अभी देखिए BJT का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं। अगर आप कंप्यूटर या IT के स्टूडेंट हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि हमारे में सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SK सैदर की बुक आपने पढ़ी होगी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड्स 2 डायोड, हाफ वेव, फुल वेव, सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर, बिग ब्रिज रेक्टिफायर, या नन ऑफ अबव। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर। कभी कभी यहाँ पे सेंट्रल टेप की जगह से फुल वेव भी लिखा रहता है, तो आप घबराना मत, ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा। 99 क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 99 से, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिकल का। 99 क्वेश्चन बोल रहा है फ्लोट डेटा टाइप रिजर्व मेमोरी इन C++ इज, फ्लोट टाइप का कितना रहता है वहाँ, तो ऑप्शन है इसका सी 4 बाइट्स। 100 क्वेश्चन पे आ गए हम। तो हम क्वेश्चन नंबर 98 पे थे, जिसमें पूछा है एरर कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम आर मेजर ऑफ। पहला ऑप्शन है स्टेडी स्टेट रिस्पांस, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिट स्टेट रिस्पांस, ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी स्टेडी स्टेट एज अ ट्रांजिट रिस्पांस। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, जिसमें बोला है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ऑप्शन 101 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा है विच ऑफ द नॉट अ कीवर्ड इन C++। देखिए फ्रेंड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं C++ में, यूनियन यूज़ करते हैं C और C++ में, और C++ में यूज़ करते हैं। एक पॉइंटर ये है जो हम C++ में यूज़ नहीं करते, ठीक है, करते हैं, इज़ नॉट अ कीवर्ड इन C++। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी, जिसमें हम आएगा पॉइंटर। 102 पे आते हैं विच व्हाट इज़ द रेंज ऑफ C++ बेसिक डेटा टाइप साइंड इंट। तो साइंड इंट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। देखिए एक होता है अनसाइंड, एक होता है साइन। साइन अगर आ रहा है तो मतलब वहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा है साथ। तो उसने बोला डेटा टाइप साइन इंट है, तो उसका रेंज क्या होगा। इसका रेंज ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें -3 to 7682, पॉजिटिव का 3 to 767 तक जाता है। और हमारा जो ये है ये कैरेक्टर का रेंज है,
CHAR जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर का रेंज होता है। और ये होता है अनसाइंड इंट का। अगर यहाँ पे UN लिख दो, यानी इसे अनसाइंड बना दो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होता। लेकिन यहाँ पे साइंड इंट पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। 103 पे आते हैं, दी वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द लोकेशन रेदर देन द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम इज नोन एज। इसका आंसर आंख बंद करके आप पॉइंटर लिख सकते हैं। पॉइंटर को हम बोलते ही हैं एक वेरिएबल जो कि डेटा आइटम्स का लोकेशन बताने में यूज आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 104 दोबारा से हमारा कैपेसिटी का क्वेश्चन आ गया, जो कि एक न्यूमेरिकल है। अरे आसान होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं ले रहे, MCQ टाइप बना रहे हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ये आसान क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले याद हैं, आराम से बन जाएंगे। 106 पे आते हैं, जिसमें लिखा है अ नेटवर्क एन इज अ डबल ऑफ अ नेटवर्क एन इफ। अगर नेटवर्क एन है, नेटवर्क का डबल कैसे हो सकता है? बोथ ऑफ देम हैव अ सेम मैश इक्वेशन, both of have an same node equation, mesh equations of one of them are node equation of the other। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो 106 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेश इक्वेशन जो होगा एक का, वो दूसरे की नोड इक्वेशन होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 108 पे आते हैं हम, जिसमें बोला है थेवेनिन्स थ्योरम रिजल्ट इन अ वोल्टेज सोर्स विद एन इम्पीडेंस इन सीरीज, a current source alone, a voltage source alone, a current source within impedance is felt। तो 108 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें वोल्टेज सोर्स जो होता है वो सीरीज में होता है इम्पीडेंस, ठीक है। 1 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे हैं। तो इसका आंसर ए सही है, अ वोल्टेज सोर्स विद एन इम्पीडेंस इन सीरीज। इसका देखिए, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसके बेस पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम। और एक और चीज़ बता दूँ, थ्योरम के क्वेश्चन ऐसे 2018 में ही आया था, 19 और 20 में सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपका अगर थ्योरी भी क्लियर है, थेवेनिन्स के, नॉर्टन के, मिलमैन्स के, सुपरपोजिशन के, वर्किंग भी पता है ना आपको, तो आप क्वेश्चन में मार्क्स ला सकते हैं। मतलब थ्योरम के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद RLC सर्किट, ये RC सर्किट, RC RLC के देखिए न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल से पूछेंगे RC RLC के। तो ना, यहाँ पे हम कंप्यूटर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें 114 है। 73 का एक ये दिया है हमें इक्वल्स में, जिसमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोड। तो कोड बताना है हमें क्या है, तो इसका आंसर है BCD, XS3, बाइनरी कोड या ग्रे कोड। ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, एक्सेस कोड। 115 पे आते हैं हम, जिसमें लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। ये देखिए ऑक्टल में हमारे, ठीक है, ये ऑक्टल को शो करता है। तो इसने बोला कि अगर हम इसको इसे क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसका क्वेश्चन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 340 फ्रॉम दिस नंबर। तो इसका आंसर बी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक है। वहाँ 340 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 117 पे आते हैं, ये एंड ऑपरेशन का, एंड गेट के क्वेश्चन आएंगे। मतलब गेट के क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं और सिंपल फॉर्म में भी आ सकते हैं, गेट और लॉजिक गेट के क्वेश्चन। और उसके बाद हमारा एक फ्लिप फ्लॉप भी आता है इसी तरीके से, न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो 117 क्वेश्चन कह रहा है कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन 4FFH ये। तो मेमोरी लोकेशन हमें बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम।
smallest sign value can be stored in memory location of 4 MB RAM. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, बता सकते हैं? सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर 3 4 5 6। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसको डायग्राम आपको याद करने पड़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 5। इसके बाद ये हमारा NAND गेट से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फ्लिप फ्लॉप से, ये फ्लिप फ्लॉप से जिसमें काउंटर का चैप्टर आता है हमारा। तो हम यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम मॉड्यूलस फॉर अ काउंटर विद 4 नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो 121 का ऑप्शन नंबर 4 8 सी या 32। तो ऑप्शन नंबर सी से है 16। इसका ये काउंटर का क्वेश्चन आ गया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, 124 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक प्रोसेसेस हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी, TTL, HTL, ECL या DTL। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, HTL। जिनको HTL का फुल फॉर्म नहीं पता उनको बता देता हूँ, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। तो हाई नॉइज इम्यूनिटी HTL के पास रहता है। हाँ, इसके बाद पूछा गया BC सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म बाय यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप। ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। इसमें हमें बोला गया हाफ एड रेक्टिफायर टाइप AC मीटर आर यूज्ड एज वोल्टमीटर, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एमीटर बिकॉज पॉइंटर इट ऑसिलेट विद द AC current would be too small to read, the pointer would show zero deflection, the AC current would be excessive। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन में सही है, जिसमें लिखा है दी पॉइंट वुड ऑसिलेट विद AC यानी अल्टरनेट करंट। 127 पूछा है वोल्टमीटर इज मीटर विद इट्स सेंसिटिविटीज। तो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा आपको। ठीक है, 128 देखते हैं। इन अ PCM सिस्टम if the code would length is increased from 5 bits to 7 bits, the signal to quantization ratio improve by। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 16 होना चाहिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, चल जाए तो बताओ। R2 L2 N कॉन में 2 और 2 और मल्टीप्लाई में N। देखिए यहाँ पे तो बड़ा हो गया, उसको यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर कितनी मिल जाएगी, 14। ठीक है, और नीचे 5 रखेंगे 2 की पावर 10। और मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छी होगी। तो इसको हम कट करेंगे तो 2 की पावर 4 ऊपर बचेगा, है ना। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 129 क्वेश्चन आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल और ये ओपन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बन जाएगा आराम से। ठीक है, 120 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन पूछा है। द डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मेजरिंग साइन इनवर्स ऑफ मेजरिंग साइन ऑफ द मेजरिंग। तो ऑप्शन जिसका सही है साइन इनवर्स ऑफ मेजरिंग। और इसके साथ कि अगर आप पढ़ोगे ना यार तो उसमें डायरेक्ट एक लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट लाइन, जिसको क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। 131 का देखते हैं। इसमें है ना मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ का ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, अब ये है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन मैंने देखे 5-6 आए थे, 5-6 से ज़्यादा है नहीं, 7 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हमने। ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन भी ले आ रहा है, ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन। जब 7 से 8 क्वेश्चन देखें ना इंस्ट्रूमेंटेशन से आ रहा है, तो इसका आंसर साइन इनवर्स ऑफ मेजरमेंट था। तो 131 का ही हो जाएगा, जिसमें स्क्वायर ऑफ दी करंट। ठीक है, और 132 क्वांटाइजेशन हो जाएगा। ये हमारा
पूछा क्वांटाइजेशन नॉइज ऑकर्स इन पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फिर पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज टू फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग या नॉन ऑफ पावर। तो इसका आंसर है एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 134 क्वेश्चन कह रहा था मेन है इन डायनामीटर। डायनामीटर भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। टाइप वाटमीटर इज गोइंग टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस, प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, एडी करंट या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो 134 का ऑप्शन नंबर डी सही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद ये आपसे एक सिंपल सा कोड पूछा है, किसका कोड है ये बता सकते हो? ऑब्वियस सी बात है यार, ये प्रिंटफ है। प्रिंटफ आप सी में यूज़ करते हो, लिखा भी तो ऐसी है। सॉरी गाइस, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है। हाँ, तो 136 पे थे और ये इसी का सिंपल सा प्रोग्राम है यार। आपको पता चलेगा वो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन में सी का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 4, 136 दूसरा इन क्लास स्पेसिफाइड data or function designated private are accessible to any function in a program only if password is known to a member function of that class. Option number D, only to public member of that class. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टू अ मेंबर फंक्शन ऑफ that class। और सी जिसने पढ़ी होगी यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बेसिक है। 137 देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्स ये से क्वेश्चन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ a linear search algorithm over an array of an element is ऑप्शन ए बी सी डी। अगर आपका डी ए से थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में करेक्ट है, ज़ूम बेस टू एन। ठीक है, ऑप्शन 138 क्वेश्चन आया है पोस्ट फिक्स। ये भी आपका डीएससी का क्वेश्चन है। ए प्लस बी पैकेट में बी इंटू सी इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन में इसका करेक्ट है 138 का। और उसके बाद 139 a system program that combines separately compiled modules of a program into a form suitable for execution is known as। तो इसका आंसर 139 का बी है, लिंकिंग लोडिंग। ये क्वेश्चन हमारे 2017 में भी आया था, सेम ये। ठीक है, तो एम एस डोज क्या सपोर्ट नहीं करता है? doesn't support multi-programming, support multi-programming to some extent, support multi-programming fully, supports real-time multi-programming। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मल्टी-प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है MS-DOS। इसके बाद है ये देखिए हमारा ओएस का क्वेश्चन है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ ही होंगे यार अगर आप क्वेश्चन। तो एल्गोरिथम इज एन ऑपरेटिंग solve the problem that of avoidance that logic every mutual exclusion या फिर context switch। तो 141 का ऑप्शन हमारा ये सही है, ये डेट लॉग अवॉइडेंस को रोकता है। 132 आया, ये भी वेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट विद बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टिग्युअस एलोकेशन मेमोरी, लिंक्ड एलोकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी इंडेक्स एलोकेशन मेमोरी या फिर स्टैक मेमोरी। ऑप्शन में इसका ए सही है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। 43 हमारा आया है डीबीएमएस से, जिसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस इज यूज्ड टू एलिमिनेट रिडंडेंसी, इंप्रूव सिक्योरिटी, इंप्रूव एफिशिएंसी, मिनिमाइज एरर। तो 143 का ऑप्शन में ए सही है, एलिमिनेट रिडंडेंसी। इसके बाद एक फिर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया है। ठीक, टाइप बेस्ड क्वेश्चन है। 145 देख लें। ओपन सर्किट ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। क्या चेक करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं ना, एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक क्लोज सर्किट टेस्ट होता है।
तो ओपन सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर पे क्यों करते हैं, किस लॉस को चेक करने के लिए करते हैं। तो 145 का हमारा सी सही है कोर लॉसेस के लिए, ठीक है। 146 पे आते हैं जिसमें बोला है स्टार्टर्स आर यूज विद डायरेक्ट करंट मोटर्स बिकॉज motors have high starting torque, motors are self-starting, back intermotive force of the motor is zero, amateur current is restricted as back electromotive force of the motor is zero while starting. 146 ऑप्शन में डी सही है। Armature current is restricted as back electromotive force of motors is zero while starting, ठीक है। 147 पे आते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल का था ट्रांसफार्मर। डीसी मशीन एसी मशीन के टॉपिक्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 147 देखिए इन डायरेक्ट करंट डीसी कंस्टेंट मोटर्स एज द लोड इज रिड्यूस द स्पीड विल इंक्रीज एब्रप्टली इंक्रीज इन पोर्शन टू द रिडक्शन इन लोड remain ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑप्शन डी कहाँ गया, ऑप्शन डी रिड्यूस। तो 147 का ऑप्शन नंबर सी सही है जिसमें लिखा है ऑलमोस्ट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। 148 देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर की बात है, मतलब डीसी या एसी के क्वेश्चन तो आते ही, डीसी मोटर है एसी मोटर है, उसके बाद डीसी मशीन जिसमें हम ट्रांसफार्मर वगैरह करते हैं उसके क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी कुंदन भाई होते तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। मैं बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड से हूँ, मैंने आईटी पढ़ी थी और मैंने सिर्फ 2 महीने में इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया था सिलेबस के हिसाब से। अगर कुंदन भाई होते तो वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन कोई नहीं, वो बहुत जल्दी आप लोग समझेंगे। तो 148 क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग टॉर्क इन एन इंडक्शन मोटर इज प्रोड्यूस टू किस रीजन बेस होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेट अप बाय 3 फेज स्टार्टर करंट, magnetic field induced in a rotor, the interaction between the rotating stator and magnetic field. The phenomenon of this option is correct. The magnetic field induced in the rotor. 149 पे आते हैं जिसमें लिखा है which of the following modulation system is digital. डिजिटल और एनालॉग दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। मॉड्यूलेशन के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये शायद मुझे लगा तीसरा क्वेश्चन है अभी तक। दूसरा है तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा पल्स मॉड्यूलेशन पीपीएम पीसीएम पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पीएफएम पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर है हमारा सी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन में बी सही है इसका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सही है। ये डिजिटल होता है, बाकी हमारा पीएफएम पीडब्ल्यूएम और और ये हमारे होते हैं, हाँ एनालॉग होते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ डिजिटल होता है। उसके बाद 150 क्वेश्चन हमारा है द हाई स्पीड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम चैनल्स आर सेपरेटेड आउट विद द रिसीवर यूजिंग और गेट एंड गेट नॉर गेट या फिर नैंड गेट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है एंड गेट। एक मिनट रुकिएगा यार। तो ये एनालिसिस था यार हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे उसका। बाकी पेपर का लेवल होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको थोड़ा एज है, लेकिन कंप्यूटर से वैसे भी क्वेश्चन लगते नहीं हैं जल्दी। लेकिन अगर जैसे ओ एस सी या फिर डी में से क्वेश्चन हो गए वो तो थियोरेटिकल होते हैं, वो हो जाते हैं। एल्गो अगर आपका अच्छा है, मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं आई टी से था और मैंने डी एस नहीं पढ़ा था, तो वैसे वो क्वेश्चन बने भी नहीं।
लेकिन आपसे अगर यहाँ से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं और ऊपर से मैकेनिक क्या बोलते हैं केमिकल केमिस्ट्री आप फिजिक्स और मैथ्स के भी 10-10 क्वेश्चन लगा देते हैं तो 60 ये हो गए और ऊपर से आपको 20 क्वेश्चन है वहाँ से आप टाइम लगा दिए 70 क्वेश्चन। अगर आपने 70 क्वेश्चन लगा दिए तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपके टॉप 20 में तो रैंक आ जाएगा। तो रैंकिंग के पीछे मत भागो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो अभी वो देखो और मैं तो कहूँगा जितने प्रैक्टिस कर सकते उतनी प्रैक्टिस करो। मुझे लगा डेट और आगे बढ़ेगी तो टेंशन नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता करो। तो प्रिपरेशन अच्छी होगी ना यार तो रैंक अपने आप अच्छा आएगा, रैंकिंग के पीछे मत भागो। तो बस इतना ही था। अब नेक्स्ट पेपर में 2019 और 20 का बच्चा है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर भैया बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहे कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के भी कुछ डाउट बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो न्यूज़ एग्ज़ाम का पेपर बन ही रहा होगा, ठीक है, तो न्यूज़ देखते रहिए, क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जब नोटबंदी हुआ था उसके क्या क्या इफेक्ट हुए थे ये बता सकते हैं। पॉसिबल कब आ गया जब 2018 का पेपर है तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आस पास हुआ था 18 या 16 होगा, ठीक है, तो इन सब जो है थोड़ा एच रखना चाहिए। बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन ही जाते हैं क्योंकि इसमें लिखा है बुक बच्चों का तिलक कहाँ पे है, ठीक है, कांकेर सारनाथ पूरी बनारस गया। पेपर सही होता है यार, लेकिन टफ नहीं होता उतना, निकाल लोगे अच्छे रैंक आ जाएगी बस मेहनत करो। बस इतना ही था। अब हम आगे देखेंगे 2019 और 20 का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने